इस अध्याय में हम लोग √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे साबित करना सीखेंगे। √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या है इत्यादि सीखेंगे। सबका पैटर्न एक ही रहेगा, सब में सिर्फ अंक का बदलाव रहेगा, पैटर्न सबका सेम रहेगा। ये साबित करने से पहले कुछ बातों पर विचार हम लोग कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P पूर्णांक संख्या है, Q पूर्णांक संख्या है और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही परिमेय संख्या मानक रूप में होना चाहिए। ये मानक रूप क्या है, अब इसे समझते हैं। देखिए 1/2 जो लिखते हैं तो ये मानक रूप में है, 3/4 लिखते हैं ये भी मानक रूप में है, 5/7 लिखते हैं ये भी मानक रूप में है, 6/9 ये मानक रूप में नहीं है, 15/18 ये भी मानक रूप में नहीं है। इसी तरह से 9/18 ये भी मानक रूप में नहीं है। क्यों, कैसे समझेंगे कि मानक रूप में नहीं है? मानक रूप में जब रहेगा ना तो उसको काट करके छोटा नहीं कर सकते हैं। मानक रूप का मतलब यही हुआ कि वो काट के छोटा नहीं हो सकता। जैसे कि 3/4 को काट के आप छोटा नहीं कर सकते हो, 5/7 को काट के छोटा नहीं कर सकते हो, लेकिन ये 6/9 है, इसको काट कर छोटा आप कर सकते हो। जैसे 3 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, मैंने 3 दूना 6 3 तिया 9, 2/3 इसको काट के छोटा कर लिए। अब ये 2/3 को आप काट के छोटा नहीं कर सकते, तो ये मानक रूप में हो गया। फिर 3 से 5 मरतबा कट जाएगा, 3 से 6 मरतबा कट जाएगा, तो 5/6 जो हो गया अब ये छोटा हो गया, ये मानक रूप में कहलाएगा। 9 से 1 मरतबा, 9 से 2 मरतबा, यानी 1/2 हो गया, अब ये छोटा हो गया, तो ये परिमेय संख्या मानक रूप में हो गया, याद रखिएगा। अब रह गया बात कि ये मानक रूप में कब कहलाएगा, कैसे समझ जाएंगे कि मानक रूप में है? जब अंश और हर यानी कि P और Q का गुणनखंडन निकालने के बाद सार्व गुणनखंड 1 हो तो समझेंगे वो मानक रूप में है। अगर गुणनखंड 1 नहीं आया तो समझेंगे कि ये मानक रूप में नहीं है, उसे काट के छोटा किया जा सकता है। अब जैसे समझते हैं ये मानक रूप में है ना, तो देखते हैं अंश क्या है। 1/2 के अंश है 1, तो 1 है तो 1 के गुणनखंडन करेंगे तो 1 × 1 होगा, नीचे है 2, 2 का गुणनखंडन करेंगे तो 2 × 1 होगा। अब देखिए दोनों में जो मिलेगा वही ना सार्व गुणनखंड कहलाएगा या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा, तो यहाँ दोनों में 1 ही है जो मिल रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्व गुणनखंड कहिए 1 हुआ। 1/2 में सार्व गुणनखंड P और Q, P/Q हो ना, P और Q का सार्व गुणनखंड 1 हो गया या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो गया। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं हो, तब समझेंगे कि वह मूल अवस्था में है परिमेय संख्या। अब 6/9 पर विचार करते हैं कि ये मूल अवस्था में है या नहीं। तो 6 को गुणनखंडन करते हैं तो कितना आएगा, 2 × 3, 9 का 3 × 3, यह देखिए ये 3 है ना जो दोनों में है, यहाँ तो 1 के अतिरिक्त 3 भी आ गया, 3 आ गया, यानी कि 3 से हम इसमें भाग लगा सकते हैं। तो 3 से भाग लगाएंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 2/3 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 2/3 का ये 6/9 जो है तुल्य परिमेय संख्या है। 2/3 का तुल्य परिमेय संख्या है 6/9, ये तुल्य परिमेय संख्या हुआ, और 6/9 का मूल रूप में 2/3 हुआ, माने 2/3 का तुल्य परिमेय संख्या 6/9 है, और 2/3 जो हुआ यह मानक रूप में हुआ, मूल अवस्था में हुआ। इसमें √2, √3, √5, √7 में इसी तथ्य का उपयोग हम लोग करेंगे। आइए करके देखते हैं।
सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करने के लिए पहले इसे हमें मानना पड़ेगा कि यह एक परिमेय संख्या है। तो संभव हो तो मान लेते हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। पहले परिमेय मान के सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। परिमेय संख्या है, तो जब √2 परिमेय संख्या है तो इसका मतलब सीधा है कि इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब p तथा q पूर्णांक है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 यहाँ होगा तब तो 0 अपरिभाषित हो जाएगा ना। ये अपरिभाषित हो जाएगा जब 0 नीचे होगा, q के मान 0 होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। हाँ, p के मान 0 होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि p/1 लिख सकते हैं। और क्या, p और q का सार्व गुणनखंड 1 होना चाहिए एवं p तथा q का सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड खंड 1 हो, 1 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। √2 p/q लिखे थे, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करते हैं, √2 का वर्ग और p/q का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? √2 का वर्ग 2, वर्गमूल जो है ये √2 का वर्ग के मतलब हो गया √2 इंटू √2। तो √2 2 बार हो गया, तो 2 बार से 1 बार 2 निकल जाता है, रूट भाग जाएगा ऐसे। और √2 के स्क्वायर है तो √2 इंटू √2, इसका मतलब हो गया कि √2 इंटू 2। तो यहाँ 2 बार 2 आया तो 1 2 निकल गया, वर्गमूल यही ना हुआ, वर्गमूल इसी को ना बोलते हैं, यानी कि 2 हो गया। ये हो गया p²/q², पावर 2 है तो p पर पावर 2 और q पर पावर 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के p² में करेंगे तो p² और 2 इंटू q², 2 इंटू q² होगा। यहाँ देख रहे हैं कि p², यहाँ p² का गुणनखंड आ गया 2 गुना q²। इसका मतलब हो गया कि q ये जो है 2, इसका गुणनखंडन है, p² का गुणनखंड 2 है। मतलब 2 से p² में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लिखेंगे यहाँ, इसे ऐसे समझते हैं। देखिए जैसे कि मान लेते हैं 4 के स्क्वायर में 2 से भाग लगता है। 4 के स्क्वायर क्या मतलब हुआ? 16। तो 16 में 2 से तो भाग लगेगा, 8 मरतबा 2 से भाग लग जाएगा। तो 4 में भी तो 2 से भाग लग जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 मरतबा लग जाएगा। यानी किसी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या से भाग लगता है तो उस संख्या में भी उस संख्या से भाग लग जाता है, ये कहने का मतलब हुआ। यहाँ पर p² में 2 से भाग लग जाता है तो p में भी 2 से भाग लगेगा, वही बात लिखने जा रहे हैं। यहाँ p² 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो इसीलिए p भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। तो p 2 से विभाज्य है, माने p में 2 से भाग लग जाएगा। अब p में जब 2 से भाग लग जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा कि p कैसा होगा? ऐसा होगा, p या तो 2, 4, 6, 8, 10 इसी टाइप का होगा। इस सब में 2 से भाग लग जाएगा, यानी कि p के मान इनमें से कोई भी संख्या हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 है तो 2 गुना 1 लिखते हैं, 4 है तो 2 गुना 2 लिखते हैं, 6 है तो 2 गुना 3 लिखते हैं, 8 है तो 2 गुना 4 लिखते हैं। इस तरह से पैटर्न बन रहा है। देखिए अगर इसको हम n मानते हैं, इसको n मानते हैं, क्या होगा? 2 इंटू n,
2 इंटू एन, 2 इंटू एन, 2 इंटू एन। एन 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 होता है। एन के मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 होता है। एन के मान 3 रखते हैं तो 2 तिया 6 होता है। एन के मान 4 रखते हैं तो 2 चौका 8 होता है। तो इस तरह से पैटर्न बन रहा है, यानी कि पैटर्न बन रहा है कैसा, 2n जैसा। 2n पैटर्न बन गया। यानी हम लिख सकते हैं p को 2n के रूप में। तब माना, फिर मान लो, फिर माना कि p बराबर 2n। 2n क्यों माने, p 2 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2n का रूप का है। अभी पैटर्न बना है ना, 2n का रूप का है। दोनों तरफ वर्ग करते हैं, फिर वही काम दोहरा रहे हैं जैसा कि किए हैं पहले। दोनों तरफ वर्ग करने पर p का वर्ग और 2n का वर्ग क्या होगा, p का वर्ग 2n का मतलब 2 दूनी 4, n स्क्वायर, 4n स्क्वायर हो गया। p स्क्वायर हम लोग देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, p स्क्वायर 2 इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे p के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू स्क्वायर। ये p स्क्वायर का मान बैठा दिए, 4n स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, ये 2 को ई तरफ ले आते हैं तो इधर कितना बच जाएगा, क्यू स्क्वायर बच जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर, आई 2 इधर आ गया तो बटा 2, 2 दूनी 4, इसलिए क्यू स्क्वायर हो गया 2 गुना n स्क्वायर। अब यहाँ फिर देखिए इसी टाइप का बन गया पैटर्न। ये p स्क्वायर 2 गुने क्यू स्क्वायर था, यहाँ है क्यू स्क्वायर 2 गुना n स्क्वायर। तो फिर 2 आया ना, यहाँ भी 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से क्यू स्क्वायर विभाज्य है। लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य है। क्यू भी 2 से विभाज्य है। हम क्या देखें, p 2 से विभाज्य है, q 2 से विभाज्य है, p और q दोनों 2 से विभाज्य है। लेकिन हमने तो ऐसा माना ही नहीं था। हमने तो माना था कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। लेकिन यहाँ तो आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। 2 से p और q दोनों 2 से विभाज्य है। इसका क्या मतलब हुआ कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 1 के अतिरिक्त 2 है। ऐसा हमने माना ही नहीं था, ये तो कुछ और बात निकल गया। मतलब हम जो माने थे, जो शर्त बनाए थे, उस शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा है। यानी कि इससे पता चलता है कि हम लोगों का माना हुआ गलत साबित हुआ। तो लिख सकते हैं इस प्रकार, लिखेंगे इस प्रकार हम देखते हैं, चाहे हम पाते हैं कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन हमने तो माना था p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। परमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड हम माने 1, आ गया यहाँ 2, ये तो बात हुआ नहीं, बात तो दूसरा हो गया। माने 1 है तो 1 ही आना चाहिए ना, ऐसा तो हुआ नहीं। यानी हमारी मान्यता गलत साबित हुई कि √2 परिमेय है, क्योंकि परिमेय के नियम का वह पालन किया ही नहीं। तो नहीं पालन किया है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारी मान्यता गलत हुई। हमारी मान्यता गलत हुई कि
√2 परिमेय है। परिमेय यानी कि परिमेय नहीं हुआ, परिमेय मान के हम लोग गलती कर गए। तब परिमेय नहीं है तो क्या होगा? दो ही चीज हो सकता है ना, परिमेय या फिर अपरिमेय। तो परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, लिखेंगे इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस बात खत्म, साबित हो गया। उदाहरण 9 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। वैसा ही जिस तरह से √2 का मान निकाले हैं, √2 को बनाए हैं, उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। तो यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो √3 बराबर P/Q के रूप का होगा। जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए एवं P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा चाहे एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है। √3 को हमने परिमेय माना है, तब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दोनों तरफ वर्ग करते हैं जैसा कि √2 में किए थे। दोनों तरफ वर्ग करने पर √3 स्क्वायर P/Q²। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, P²/Q² हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, P² 3 × Q²। अब यहाँ 3 P² जो है 3 से विभाज्य है, क्योंकि P² का गुणनखंड 3 आया है। लिखेंगे यहाँ P² 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगी। तो P 3 से विभाज्य है, तो P 3 से विभाज्य है तो P को किस रूप में लिख सकते हैं? जैसा उसमें 2 का पैटर्न बना था, ऐसा ही इसमें 3 का पैटर्न बनेगा। 3 से विभाज्य होगा, इसका मतलब है कि वह P या तो 3 होगा, या 9 होगा, या 6 होगा, इस तरह से होगा, या 12 होगा, इसी टाइप का होगा। तो अगर 3 है तो 3 × 1 हो गया ना, 6 है तो क्या हो गया, 3 × 2 हो गया, 9 है तो 3 × 3 हो गया, 4 × 3 हो गया, 12 है। तो ये 3 इसको n मानते हैं, तो पैटर्न बन गया 3n का। 1 2 3 4 n का मान बारी बारी से रखते हैं, तो इस तरह से आ रहा है। तो पैटर्न बन गया 3n का, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर माना कि P3n मान लेते हैं। वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर P² 3n² वर्ग करने पर यही होगा। और P² के मान हम लोग निकाले हुए हैं, P² जो है वह 3Q² है। तो लिखेंगे P² के जगह पर 3 × Q²। आई 3x 3 3 जा 9 x², मैंने 3x का वर्ग 9x² हो गया, या Q² ये हो गया 9x², I/3 3 तिया
9, यानी कि क्यू स्क्वायर जो हुआ 3 इंटू एन स्क्वायर हो गया। देखो फिर वैसा ही बन गया, क्यू स्क्वायर का जो है गुणनखंडन 3 इंटू एक्स एन स्क्वायर हुआ है। तो यहाँ 3 से क्यू स्क्वायर विभाज्य है, जैसा कि यहाँ भी हम लोग देखे थे कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य था, तब पी भी 3 से विभाज्य हो गया। इसी प्रकार क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। अब देख रहे हैं हम, इस प्रकार हम देखते हैं कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। P भी 3 से विभाज्य है, Q भी 3 से विभाज्य है, तो उभयनिष्ठ, इसका मतलब हुआ ना कि उभयनिष्ठ दोनों में 3 है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। लेकिन हमने क्या माना था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 हो गया। तो इससे पता चलता है कि जो हम माने थे वो हमारी मान्यता हो गया गलत। परिमेय संख्या में जो शर्तें लेकर हम बनाना चाह रहे थे वो शर्त पूरा नहीं हुआ, यानी हमारी मान्यता गलत हो गई कि √3 परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, लिख देंगे। हमारी मान्यता गलत हुई कि √3 परिमेय है, इसलिए √3 परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह हम √5 का, √7 का, √11 का भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए HW हो गया। आप इसी तर्ज पर बनाइएगा। √2 का फिर से बनाइएगा, √2 का, √3 का, यानी कि आपको साबित करना है √2 परिमेय है या अपरिमेय है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √11 एक अपरिमेय संख्या है। ये सारे आप खुद से बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा।